क्वेश्चन नंबर 39। संस्कृति, इसमें तो तुम्हारा सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू। सॉरी, फॉर्मूला डिराइव किया हुआ, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। क्या दिक्कत है संस्कृति इसमें? किसी को फॉर्मूला याद है? मैंने डिराइव किया था। √2gh। v स्क्वायर इक्वल टू √2gh से पहले भी कुछ डिराइव था। ऐसा कुछ था ना डेरिवेशन। और कहा था ये बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट किया था इसके कंपैरिजन में। Am I right? सही बोल रहा हूं? हालांकि ये बहुत छोटा ही है। a बाई a जो है दैट इज 0.1, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस 0.01। तो लगभग ये बहुत छोटा ही है इसके कंपैरिजन में। 2g का वैल्यू ले लो, h का वैल्यू कुछ 3 मीटर दिया हुआ है। संस्कृति बताना क्या डाउट था इसमें? 1.01 को 1 ही मान लो, सेम ही आंसर आएगा, तो √2gh जैसा ही आएगा। Normal thrust force per unit area on the wall of the vessel at point P. तो इसको पढ़ लिया सवाल। यहाँ पे पूछा थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे ऐसे लगेगा और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? दिस इज h, दिस इज ए स्मॉल h, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? h माइनस h। यहाँ का प्रेशर हो जाएगा ρg h माइनस h। हालांकि P0 भी रहेगा, बट P0 यहाँ से इधर लग रहा है तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लग रहा है, तो इफेक्टिव कितना लगेगा यहाँ पे? ρgh। दिस इज द थ्रस्ट फोर्स ऑन यूनिट एरिया प्रेशर, इधर लगेगा। क्या दिक्कत है इसमें सलोनी? देखो एम्स का पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस भी इसमें लगाना है, लगा करके सॉल्व कर सकते हो। एक कैंडल है जो बर्न हो रहा है, उसका लेंथ कितना डिक्रीज कर रहा है? 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो टॉप ऑफ द कैंडल क्या होगा? क्या 2 सेंटीमीटर पर आवर से नीचे जाएगा या उससे कम जाएगा? बच्चों देखना, ये 1 सेकेंड में यहां से अगर सपोज यहां बर्न हो गया इतना, कितना? 2 सेंटीमीटर। तो क्या अभी ये पार्ट इतना ही वाटर में सबमर्ज होगा या थोड़ा कम हो जाएगा? बच्चों समझना, अगर टोटल लेंथ ये 2l है और सवाल में दिया हुआ है कि ये l लेंथ बाहर है और l लेंथ अंदर है,
अब 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? हाफ ही पार्ट समझ लेना, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो होना चाहिए था यहाँ पे कैंडल का टॉप एंड, बट चूंकि ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। मतलब इफेक्टिवली ये कितना नीचे आया है? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है ना? तो ये टॉप जो लेयर है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से नीचे जा रहा है। लेकिन अगर सपोज यही सवाल दे देता, ये जो कैंडल है सपोज 2l/3 नीचे होता और l/3 नीचे होता, सॉरी ऊपर होता वाटर से, और कहता है ये जो बर्न हो रहा है, कैंडल इज बर्निंग एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन टॉप ऑफ द कैंडल will go down at what rate? ये आसान था, ये तो इक्वल इक्वल कर लिया। 2 सेंटीमीटर घटा तो दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर कम होगा। इसमें देखो ये 2/3 पार्ट अंदर है, 1/3 पार्ट ऊपर है। बच्चों इसमें अगर 2 सेंटीमीटर कम हुआ है तो ये कितना ऊपर गया होगा, ये सॉल्व करना है। क्लियर? तुम लोग दिमाग लगाओगे? चलो सॉल्व करते हैं। बच्चों ये जितना भी लेंथ है, इस लेंथ का 1/3 पार्ट सरफेस से ऊपर है। इज इट क्लियर? अब पहले लेंथ इसका L था, अब इसका लेंथ हो गया L-2 सेंटीमीटर। कितना लेंथ हो गया टोटल? L-2 सेंटीमीटर एक घंटे में। अब इसका 1/3 पार्ट ही ऊपर रहेगा, दैट मीन्स कितना ऊपर रहेगा? 1/3 पार्ट, L/3 -2/3 सेंटीमीटर। इतना ऊपर रहेगा तो L/3 -2/3। तो ये नीचे कितना आया है? 2/3 सेंटीमीटर नीचे आया। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? इसमें भी ऐसे ही सोच। यस सर। कि जितना लेंथ रहता है टोटल, उसका हाफ ऊपर रहता है, तो टोटल लेंथ कितना रहेगा? L-2 सेंटीमीटर एक घंटे बाद, इसका हाफ ऊपर रहेगा। चूंकि यहाँ पे L माना, यहाँ भी L ही मान लेता हूं। L/2 पहले से था L/2, सपोज ये 2L की जगह L लिख लिया, और -1 सेंटीमीटर, जितना पहले था उससे 1 सेंटीमीटर कम हुआ। प्रिया पाटिल, क्रिस्टल क्लियर इस सवाल में? चलो तो ये 5th सवाल पढ़ लो क्या कर रहा है। ये बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। MA बैच को तो पता है। मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन, सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे। बच्चों कह रहा है कि इसका सेंटर ना एक्सेशन A से जा रहा है। कोई बता सकता है कि ये ट्यूब किस एक्सेशन से जा रहा है? इज इट A या 2A? प्रिया पाटिल? ये
अगर सेंटर ऑफ द सिलेंडर ए से जा रहा है तो ये जो ट्यूब दिया है ये किस एक्सेस से 2A जा रहा होगा? 2A 2A से जा रहा होगा, बिकॉज ये रोल करते हुए जा रहा है, रोल करते हुए। तो मैं बताऊंगा एमए बैच को तो क्लियर है, इसका एक्सेशन 0 था, इसका ए, इसका 2A। एमडी बैच को नहीं पता होगा, जस्ट मान लो। लेकिन ये चीज हमने पढ़ाया था, ये वाला पार्ट। इसको अगर एक्सेशन देते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है लिक्विड का लेयर। और ये टाइम थीटा बताया था, टाइम थीटा कितना होता था? नोटबुक में देखना, ए नॉट बाई जी, अगर एक्सेशन ए नॉट है तो। यहाँ करा, यहाँ तक वाटर फिल है, यहाँ तक वाटर फिल है, ऐसे आ गया। ये थीटा निकालो जो भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन डेटा से, है ना। तो ये मान लो h दिया हुआ है, ये l दिया हुआ है, तो h बाई l दैट शुड बी इक्वल टू एक्सेशन 2a बाई जी। प्रिया सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या आंसर? तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टफ भी है, टफ है, सबसे फिजिक्स का सबसे टफ टॉपिक, इनफैक्ट तुम्हारा नीट के सिलेबस का सबसे टफ टॉपिक है ना, एंड दैट इज रोटेशनल मोशन। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जो पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, जितना अभी तक हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो सबका रिवीजन हो जाएगा। और अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया तो पीछे का सारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको कम से कम मैंने कहा था न्यूटन्स लॉ के लेक्चर्स जरूर देख लो, एफबीडी ड्रॉ करना जरूर सीख लो, है ना, और थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजों का यूज तो है ही, और इसका अपना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और सर्टेनली जो थोड़ा सा इसमें ध्यान दे दिया, सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो उसको मजा भी बहुत आता है, बिकॉज इसमें सोचना भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे खासकर एमबी वाले ये सोचे कि चलो सर ये चैप्टर ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस चैप्टर पे ना होमवर्क भी करते हैं और लेक्चर्स दोबारा भी देख लेंगे, नोट्स भी पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों? और नीट में अगर सवाल भी आएगा तो इससे ज्यादा सवाल आते हैं। रीजन इज कि इसमें अगर सवाल चेक करना है, कॉन्सेप्ट चेक करना है, तो इसमें से ही, इसी के सवाल से सारे चैप्टर के पीछे का सवाल कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी सवाल के होते हैं, मतलब इसी चैप्टर के होते हैं। संस्कृति आगे बढ़े? चलो, बहुत डिस्टरबेंस है तुम्हारी तरफ, कुछ आवाज नहीं आ रही है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन। एकदम ध्यान से समझना, शुरुआत स्लो रहेगा। और इसको लिख लेते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट लेते थे, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे मूव कर रहा, तो इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी v है तो इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी v, इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी v, इसका भी v। अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो क्या डेफिनेशन देंगे? ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी will have same velocity at any
particular time. It doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, अलग टाइम पे अलग होगा, लेकिन जो भी इस पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। तब हम कहेंगे कि बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इज इट क्लियर? और हम लोग जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ना बच्चों, वो डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी का डेफिनेशन देना जरूरी है क्या? रिजिड बॉडी का मतलब उस पर कुछ फोर्स लगा, उसका जो मोशन है, तो उसके बॉडी के शेप साइज में चेंज नहीं आया, बॉडी रिजिड है। इसका मतलब ये बॉडी के बीच में अगर दो पॉइंट लिया तो इसके बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसके बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, रिजिड। क्लियर? ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है तो उसको कुछ ट्विस्ट कर दिया, ब्रेक हो सकता है ना, डिफॉर्म हो सकता है। अगर इसको डिफॉर्म कर दिया तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रिजिड बॉडी। बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा विद द टाइम। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्रिया पाटिल, नोट्स रफ में लिख सकते हो, और जहां पे लगेगा कि कुछ चीजें हमने छोड़ा था तो वो दोबारा लिख सकते हो। और हमारा क्लास, हर क्लास थोड़ा डिफरेंट ही होता है, तो कोई क्लास नोट्स एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, बट कंसेप्ट सारे मैच करेंगे, कंसेप्ट सारे चीज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े अलग होंगे, थोड़ा सा कभी कभी फ्लो अलग हो जाता है। चलो बच्चों, एमबी बैच तो पूरा अच्छे से नोट्स लिखना, जो नए बच्चे अच्छे से नोट्स लिखना। प्योर रोटेशनल मोशन, एक बॉडी है और इसको ना इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ये है, इसको रोटेट करना है ऐसे। अभी ऐसा है, कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे रोटेट कर रहा और फिर कुछ देर बाद ऐसे रोटेट करते हुए ये वापस इसी पोजीशन पे आ सकता है। तो इस पार्टिकल, इस बॉडी पे कुछ पार्टिकल है, ए बी सी, है ना। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा बच्चों, किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या लग रहा है बच्चों कि इस पार्टिकल का ओमेगा और इस पार्टिकल का ओमेगा अलग होगा या सेम होगा? एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं कहूं कि अभी यहां था, कुछ देर बाद यहां आ गया, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? थीटा। इस पार्टिकल का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? थीटा। हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सेम होगा। हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, अलग अलग सर्कुलर पाथ पे ऑफ डिफरेंट रेडियाई। तो अगर प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट एन एक्सिस, तो क्या कहेंगे बच्चों? ईच पार्टिकल विल हैव सेम एंगुलर velocity omega, but it may have different linear velocity.
लीनियर वेलोसिटी का मतलब जो अभी यहाँ पे डिस्कस किया, पार्टिकल यहाँ पे सेम वेलोसिटी को ऐसे बोल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। अब सेपरेट करते हैं लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर बात कहा जाए कि ये सपोज r1 डिस्टेंस पे है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस समय इसका वेलोसिटी लीनियर क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन पढ़े ओमेगा r1। ओमेगा r1। इसका अगर लेंथ सपोज l है तो इसका हो जाएगा वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल। डिफरेंट पार्टिकल विल हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। हाँ, एक्सिस से अगर दो पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है तो ओमेगा इंटू आर उसका सेम भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दिया है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होगा। यहाँ पे पूछा जाए अभी बॉडी ये है, कुछ देर बाद यहां चला गया तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s, तो इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट sc होगा बच्चों। इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट sc होगा। ईच पार्टिकल विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ईच पार्टिकल विल हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्योर रोटेशन समझ में आया। प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ये डिस्कस किया। यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा जो होता है, थर्ड पार्ट, वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशन भी है। प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज एक व्हील है और ये क्या कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, ये आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है। बच्चों ये जैसे तुम्हारे कार का व्हील, साइकिल चलाते हो साइकिल का व्हील, ये बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में है, ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। अगर मैं बात करूं घर पे तुम्हारा जो फैन है, ये फैन किस मोशन में होगा, किस टाइप का मोशन होगा? फैन का मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। लेकिन ये व्हील का मोशन कैसा होगा बच्चों? एक्सिस फिक्स नहीं है, बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा और रोटेट भी कर रहा है। तो मैक्सिमम जो सवाल बनेंगे ना बाद में, वो इसी पे बनेंगे। ज्यादातर टाइम हम इस पे स्पेंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या सीखना है? प्योर रोटेशन से अबाउट फिक्स्ड एक्सिस सीखना है, सेकेंड वाला पार्ट, एंड देन हम इस पे आएंगे। अब कहोगे सर आप प्योर रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन मोशंस के बारे में बताओगे क्या? अभी तक हम लोग जितने भी सवाल कर रहे थे न्यूटन्स लॉ में, फ्रिक्शन में, उसमें बॉडी के रोटेशंस को काउंट नहीं करते थे। मानते थे कि सारा का सारा पूरा बॉडी एक ही जैसा मूव कर रहा है, रोटेशंस काउंट नहीं करते थे। इस चैप्टर में हम पहली बार रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ काउंट करेंगे। और
ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी। कोई एक बॉडी है जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशंस कर रहा है। जैसे बच्चों ये देखना, ये एक बॉडी है और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। सबसे पहले समझना, रोटेशन समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है। कैन यू फाइंड कि एक्सिस कैसा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिसके बाद रोटेट कर रहा है? देव की एक्सिस कैसा है? आयुष वर्टिकल। एक्सिस कहां से पास कर रहा है? एक्सिस बॉडी के प्लेन में है या बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है? इन प्लेन में। एमबी बैच देखो, ये एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है ना? अब समझना बच्चों, बताना मुझे कि एक्सिस जो है अभी वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? किस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है ये बॉडी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्सिस अभी बॉडी के प्लेन में या बॉडी के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर। बॉडी के प्लेन में या परपेंडिकुलर है एक्सिस? प्लेन। ये एक्सिस है, यही है ना? ये एक्सिस है बॉडी के प्लेन में। देखो प्लेन में ये एक्सिस ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे ऐसे, इसी के बाद रोटेट कर रहा है ना? एक्सिस कैसा है? ऐसा है एक्सिस। अब सुनना, एक्सिस अभी सेंटर से पास कर रहा और इसके एज के परपेंडिकुलर ऐसा, दिस इज द एक्सिस। अभी वाला केस में एक्सिस ये था, ये सेकेंड केस में था। फर्स्ट केस में एक्सिस ये था बच्चों। इज इट क्लियर? अब सारे बच्चे देखना, बताओ एक्सिस कैसा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। कहां से पास कर रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बॉडी के प्लेन का, सेंटर से पास कर रहा है ना? समझ में आना? एक्सिस समझना, एक्सिस जहां समझ में आ गया ना तो पूरा रोटेशन आसान लगेगा बच्चों। दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। अब बताना मुझे, अभी एक्सिस कैसा है बच्चों? कौन सा एक्सिस है? साइड लेंथ है, डायगोनल है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि बॉडी के प्लेन में है? डायगोनल और बॉडी के प्लेन में। डायगोनल है, बॉडी के प्लेन में ही है ना? डायगोनल बॉडी के प्लेन में होगा। दिस इज द एक्सिस, ठीक है? और देखना एक्सिस कहां से पास कर रहा है? सेंटर। नहीं, एज से पास कर रहा है। बॉडी के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इज द रोटेशन। तो बॉडी रोटेट कर रहा है तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एमबी बैच क्या समझ में आया थोड़ा सा? एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना? तो सारे बैच वाले एमबी बैच एकदम ध्यान से देखना, कोई डाउट है तो पूछना। ये एक बॉडी, एक आर्बिट्ररी बॉडी है, कोई भी शेप का मैंने ले लिया और इस एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अभी हम लोगों का 4 से 5 लेक्चर रहेगा वो रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ही रहेगा, and then we will move to combined translation rotation. मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हमने कहा बच्चों सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा और सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहां होगा? एक्सिस पे, एक्सिस से दूर। सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और सर्कुलर पाथ का सेंटर जो होगा एक्सिस पे लाई करेगा। एक्सिस जो होगा उस सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर होगा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? If the body is rotating like this,
इस पार्टिकल का अगर मैं पूछूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर स्पीड जो v1 होगा वो होगा ओमेगा r1 रेडियस के परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा स्पीड ओमेगा r2, ये एक्सिस से r3 डिस्टेंस पे इसका हो जाएगा ओमेगा r3. Each particle moving in different circular path, different radii, but with the same angular velocity. Axis will be perpendicular to all circular path. Axis is the center of all the circular path. या सारे circular path का center जो होगा उस axis पे होगा. हर्षल महाजन यहां तक क्लियर? अदिति दास और नए बच्चे कौन कौन है यहाँ पे? तनिष्का, तन्वी. यस सर. तन्वी ये समझ में आता है ना तुझे कि यह स्पीड कितना होता है? ओमेगा इंटू आर, सर्कुलर मोशंस में पढ़े हो लीनियर स्पीड. हाँ सर. ठीक है. अब बच्चों बहुत ही छोटा सा चीज मुझे चाहिए, मुझे ना सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखना है. मुझे ना इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है. ये रोटेट कर रहा है तो मतलब हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस. You will say that कि सर पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो एक काम करो, हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखो और उसको क्या कर दो, ऐड कर दो. तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर अमृता बताएगी. अमृता बैठी हो? काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? अमृता के तरफ से आवाज नहीं आई, नहीं सुन पा रही है यार. कुछ महान लोग यहाँ भी बैठे हैं. संस्कृति पिटाई हो जाती है अगर अभी सेंटर पे होती तो. काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर है. चलो कोई बात नहीं, आंसर्स दी बहुत बढ़िया कि चलो कुछ तो बताए. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. चाहिए v वेलोसिटी इधर जाए, चाहिए v वेलोसिटी इधर जाए, चाहिए इधर जाए, है ना. काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग होगा. चलो बच्चों, मुझे सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखना है. पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल 2 का प्लस पार्टिकल 3 का और सबका समेशन. दैट मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ हाफ एम आई ith पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मास वी आई स्क्वायर. आई कहां से कहां वेरी करा, पार्टिकल 1 से लेकर के लास्ट पार्टिकल n तक, जितने भी पार्टिकल हैं. इसको लिखोगे हाफ समेशन ऑफ एम आई और वी आई क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इंटू आर आई. वी आई का स्क्वायर, ओमेगा सबका सेम होगा इसलिए बाहर आ जाएगा. क्योंकि सबके लिए ओमेगा सेम है तो ओमेगा बाहर ले लेते हैं समेशन का. This is kinetic energy of this rotating body.
सारे बच्चे बताना। ट्रांसलेट, अब यहां से ध्यान से समझना। हर्षल ने कहा सर बोर्ड बहुत ब्लर है, तो सबको नहीं दिख रहा है बोर्ड? बच्चों देखना, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा है और कुछ फॉर्मेट में आया है, बट उससे पहले मैं बताता हूं ट्रांसलेशन मोशन में एक टर्म आता है वेलोसिटी या स्पीड। रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशंस में हमने पढ़ा है कि वही चीज को क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब लीनियर वेलोसिटी का एनालॉग रोटेशनल में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। जो रोल वहां पे डिस्प्लेसमेंट का होता है लीनियर का, रोटेशनल में वही रोल किसका होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। होता है कि नहीं? वैसा ही अगर मैं बात करूं कि जो रोल यहाँ पे एक्सेलेरेशन का होता है बच्चों, यहाँ पे वही रोल किसका होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर ये एक्सीलरेशन। रोटेशनल मोशन में, सॉरी सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे बॉडी का मास लिखते हैं m, तो जो रोल मास का होता है वो रोल रोटेशनल मोशन में किस क्वांटिटी का होगा। तो अब सारे बच्चे देखना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग लिखते हैं हाफ m v स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं हाफ समथिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो जो रोल वेलोसिटी का वो रोल एंगुलर वेलोसिटी का रोटेशन में, तो जो रोल मास का वो मास का रोल यहाँ पे जो क्वांटिटी वो प्ले करेगा। एम आई राइट? अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ये वाला टर्म, इसको एक छोटा सा नाम देते हैं, इसको ले देते हैं आई, एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो आई आ रहा है ये किसका एनालॉग है, मास का। जो रोल मास का होगा ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल में वही कौन सा फिजिकल क्वांटिटी करेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। इसका नाम ये इतना बड़ा क्यों नाम दिया, थोड़ा छोटा नाम दे देते हैं। बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे देखना, इस टर्म में क्या क्या इन्वॉल्व है। मास इन्वॉल्व है, मास का मतलब इनर्शिया, इनर्शिया इन्वॉल्व है। और क्या चीज इन्वॉल्व है, आर आई। आर आई क्या है बच्चों, उस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है एक्सिस से। डिस्टेंस को ही मोमेंट भी बोलते हैं, है ना, रिलेटेड है, इसलिए इसको बोल दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। खासकर एमए बैच को तो सब समझ में आ रहा होगा, एमबी बैच के लिए एकदम नया है। मैं बता रहा हूं कि अभी से अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि ये कैसे निकालेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तुम्हें नीट में एक सवाल तो मोस्टली चांस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कितना है। एंड वी हैव टू रिमेंबर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें एमए बैच के बहुत बच्चों को रिजल्ट याद होगा। एमबी बैच तुम्हें भी याद करना है। तो हमें आज 2 लेक्चर्स जाएगा इस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, 2 या इनफैक्ट उससे ज्यादा ही। आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर। तो आगे बच्चों यहां तक लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसे डिफाइन किया बच्चों, समेशन ऑफ
MI/RI²। मैं पहले उससे पहले डिफाइन करता हूं कि कोई भी एक पार्टिकल है MI और एक एक्सिस है, एक्सिस से डिस्टेंस है R, मास m ही ले लेता हूं। इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड होगा mR²। सब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सिर्फ अगर कहा जाए कि इस पार्टिकल का या इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा। तो सर कैसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, एक्सिस मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस इतना होगा। लेकिन अगर कोई कह दे इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तो ये डिस्टेंस लिखेंगे। किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो m हो गया मास, r क्या है बच्चों? r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? उस पार्टिकल का। बच्चों आज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही स्टार्ट कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान दें कि इस 2 लेक्चर हमें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पढ़ना है, क्योंकि जो रोल हम ट्रांसलेशन मोशन में मास का था वैसा ही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्लियर। अब मैं बात करता हूं, एक पार्टिकल है m और एक दूसरा पार्टिकल भी है m मास का, और ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है एक्सिस से। सोचो कि इसको जोड़ देते हैं, एक लाइट रॉड से जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 मास कैसे रहेगा? मतलब रॉड का मास नहीं है, लाइट रॉड। पूछा जाए इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, कहोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? कोई बता सकता है? Scalar. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about an axis is a scalar quantity. लेकिन रोहित ने कुछ कहा कि सर ये टेंसर क्वांटिटी है। देखो कुछ तो बता दिया यार, मुझे बताना पड़ेगा, नाम ले लिया। अब सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूं। फिजिक्स में बच्चों जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब मैंने पढ़ाया होगा क्या कहते हैं वेक्टर, तो कहा था 2 टाइप में बांट सकते हैं, कुछ होगा स्केलर और कुछ होगा वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो कहेंगे स्केलर है, मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, उसका एडिशन ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हो रहा है, कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। बट बच्चों एक और फिजिकल क्वांटिटी आता है, एक और टाइप का, जिसको बोलते हैं टेंसर। बट ये हमें सिलेबस में नहीं है। कहीं कहीं पे तुम बुक में देखोगे, खासकर इंडियन ऑथर में ना थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। मैं बस स्पेसिफिक होकर लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस is a scalar quantity, but moment of inertia of a body about a point, that is a tensor quantity, but this is not in syllabus.
हमें जो पढ़ना है बच्चों, बॉडी का रोटेशन अबाउट एक्सिस पढ़ना है। सो हमें कहीं भी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अभी के बाद भूल जाओ, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेडिकल में सिर्फ याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट विच इज ए टेंसर क्वांटिटी, बस। अगर टेंसर होता क्या है, कुछ प्रॉपर्टी उसका वेक्टर का भी होता है और कुछ स्केलर का, ना कंप्लीटली वेक्टर ना कंप्लीटली स्केलर है, इसलिए उसको एक नया नाम दे दिया गया टेंसर। तो बच्चों अभी हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो पार्ट के लिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे, बट सिंपल सा। बात समझ में आई? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डिस्टेंस r, इसका भी डिस्टेंस r, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। बच्चों ये देखो, ये सवाल तुम्हें आ सकते हैं एग्जाम में, ओलंपियाड में, केवीपीवाई में, नीट में, जेई मेन में, ये सवाल आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है। दो पार्टिकल है विच इज कनेक्टेड बाय ए लाइट रॉड, मास नहीं है लाइट रॉड का मतलब, इसका सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज r। ओके सर, बहुत ही सिंपल सा है, ये डिस्टेंस r है, लेट्स ये डिस्टेंस है r1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2, और ये डिस्टेंस अगर r2 है, जहां पे r1 प्लस r2 सर्टनली कितना होगा, r होगा। लेकिन हमने सवाल में तो r1 नहीं दिया, r2 नहीं दिया, हम तो r दिए, तो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ r। तो अगर सर r1 निकालने आता है क्या, कोई बता सकता है r1 क्या हो जाएगा? R minus तो R। ये सेंटर ऑफ मास है, बहुत बढ़िया, कोई बता रहा था। तो अगर मान लो इसको ओरिजिन लेके हम इसको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको ओरिजिन ले लिया, m1 इंटू x1, x1 हो जाएगा 0 प्लस m2 इंटू यहां से डिस्टेंस है r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाता है बच्चों x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही r1 है। दिया परदेसी, क्या ये सवाल समझ में आया, r1 क्या होगा? Yes. सिमिलरली r2 अगर निकालना है, r2 तो r2 या तो यहाँ r1 जाके पुट कर दो, या इसको ओरिजिन ले लो, m1 इंटू r प्लस m2 इंटू 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये मैं देख रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा तुम्हें, m1 इंटू r1 यहां से पुट कर देते हैं, m2r डिवाइड बाई ये सेंटर ऑफ मास से पढ़ा है, जो बच्चे नए हैं उनको हो सकता है दिक्कत हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे आ जाएगा m2 r2 हो जाएगा बच्चों m1r डिवाइड बाई इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं क्या, m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे है m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई
ये ना हर बच्चे अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे। कॉमन क्या क्या देखते हैं, m1 प्लस m2 कॉमन, सॉरी m1 इंटू m2 कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन है, इधर बचेगा m2, इधर बचेगा m1। अब यहां से देखो तो ये स्क्वायर और ये चला जाएगा। बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आया बच्चों, m1 m2 डिवाइड बाई, और सेंटर ऑफ मास में कहीं कहे होंगे कि एक टर्म लिखते हैं, दो पार्टिकल है r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दो पार्टिकल सिस्टम का ना रिड्यूस्ड मास लिखे हैं कभी, इस टर्म को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, और म्यू से डिनोट करते हैं जनरली, या एम डी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस्ड मास इनटू आर स्क्वायर। क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिड्यूस्ड मास म्यू कितना को बताया है, दो पार्टिकल सिस्टम का m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों कितना क्विकली तुम लोग बता सकते हो, देयर आर टू पार्टिकल 3m एंड m, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, जल्दी से मुझे मैसेज करो। 3/4 L² मैसेज में बच्चों ये सवाल तो इतना आसान है, और ऐसे सवाल आते हैं नीट में, ये होना चाहिए। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है म्यू आर स्क्वायर। म्यू दो पार्टिकल सिस्टम में 3m इंटू m डिवाइडेड बाई 3m प्लस m दैट इज 4m, m चला जाएगा, m आर स्क्वायर, आर के जगह हमने l लिख दिया, l स्क्वायर, सो आंसर हो जाएगा 3m l स्क्वायर बाई 4। जितने बच्चों ने मैसेज किया सबने सही मैसेज किया। बाकी बच्चों को समझ में आया क्या? अब देखो अभी तक हमें दो पार्ट के लिया, स्टार्ट क्या था एक पार्टिकल से, दो पार्ट के लिया, अब तीन पार्ट के ले लेते हैं। ये पहले चार ले लेता हूं। बच्चों ये चार पार्टिकल है और इसका साइड लेंथ है ए। देखते हैं कि ये बच्चे तुम लोग जवाब दे पाते हो क्या, एमबी बैच दे पाता है जवाब क्या? इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, इस एक्सिस के बाद। एक्सिस कैसा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू center and perpendicular to plane of the square। कहोगे सर ये निकालना ना बड़ा आसान है।
अब ये एक्सिस से बताना इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस पार्टिकल का कितना होगा, इतना होगा। इस पार्टिकल का डिस्टेंस इतना होगा, इस पार्टिकल का ये होगा, इस पार्टिकल का ये होगा। सब सेम है या नहीं है? तो ये सर सारा डिस्टेंस सेम है। ये है कितना डिस्टेंस बच्चों? दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज √2a, दिस वन। सो ये कितना हो जाएगा? √2a/2, दैट मीन्स a/√2। ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/√2। अगर पूछा जाए इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं कहूंगा कि ये हो जाएगा m a/√2 का स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल है? 4 आइडेंटिकल है, सबका डिस्टेंस सेम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों 4m × a²/2, दैट इज आंसर इज 2ma²। क्या ये सवाल क्लियर? बच्चों इसका जवाब तो सबको आना चाहिए, नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फिर दिक्कत होगी, इसलिए अभी पूछ लेना और अच्छे समझना। अगर मैं बात करूं कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर से दे दिया a/2, इस पार्टिकल का हो जाएगा m a/2 का स्क्वायर, इस एक्सिस से डिस्टेंस, एंड जैसा इसका है वैसा ही इसका, इसका भी डिस्टेंस इतना हो, इसका भी डिस्टेंस ये, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, बच्चों आ जाएगा आंसर ma²। अगर मैं बात करूं कि एक्सिस ये हो, ये एक्सिस हो, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, आई क्या होगा? सारे बच्चे ध्यान दें, ये पार्टिकल तो इसी एक्सिस पे है, तो इसका डिस्टेंस तो r0 हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका भी 0, बचा ये और ये डायगोनल दूसरा, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ये, और ये आ जाता है a/√2। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m a/√2 का स्क्वायर, और इसका भी इतना ही हो जाएगा, सो ट्वाइस। तो ये एक्सिस 2 ले लेते हैं, ये एक्सिस 1 ले लेते हैं, ये I1 लिख देता हूं, I1 हो गया ma², I2 भी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ma², दैट इज ma², दैट इज सेम एज I1। देखो अच्छा से सवाल कर लिया। चलो अगर इसी सवाल में ऐसे पूछ दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अभी हमने इसके अबाउट निकाला, अगर इसके अबाउट पूछ दिया, कोई बता सकता है कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, एक वर्टिसेस से पास करना? टू ml²। बहुत ही सिंपल सा है, इसका डिस्टेंस a, इसका भी डिस्टेंस a, ma² और इसका तो 0, तो किसी ने बहुत सही बताया 2/3 ml²। 2ma² ना? यस सर। इस एक्सिस से a, इसका भी a, ma² इसका, ma² इसका और इसका 0, 2ma²। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा? डिस्क्रीट पार्टिकल है, किसी एक्सिस के अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन जब मासेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट ना हो, पार्टिकल के फॉर्म में ना हो, कंटिन्यूअसली हो, जैसे रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, जो मेन आगे मैक्सिमम सवाल ऐसा होगा। तो हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अभी एक रिजल्ट याद करूंगा और इसको तो याद कर ही लेना आज। दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ है इसका ml, मास है m, और इस यूनिफॉर्म रॉड का निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लाइक ये तुम्हारा रॉड है, ऑल्दो ये यूनिफॉर्म नहीं है, बट मान लो यूनिफॉर्म, और ऐसे रोटेट कर रहा है, एक्सिस मिड पॉइंट से पास कर रहा है, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, ऐसे रोटेशन होगा तो कैसे लिखेंगे? कोई कहेगा सर ये एक्सिस भी हो सकता है, यस ये भी है, लेकिन उस केस में रोटेशन ऐसे होगा, है ना, एक्सिस ये भी मिड पॉइंट से पास कर लेंथ के परपेंडिकुलर है। सो ऐसा कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस होगा, ये सारे एक्सिस हैं बच्चों। इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कहोगे सबसे पहले थ्योरी में बताता हूं। इस केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, एलिमेंट कैसा होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है, तो ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट है सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, और ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। सो उस केस में i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, di का इंटीग्रेशन। इज इट करेक्ट? क्या दिमाग में बैठ गया ये? Yes. बताओ ये रॉड किस चीज से बना हुआ, बेसिक एलिमेंट क्या हो सकता है इसमें, कह सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल लेंथ पे रखा हुआ है। एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं x डिस्टेंस पे, जिसका कुछ तो लेंथ होगा dx। जो नए बच्चे हैं, अदिति समझना इसको, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो नहीं पड़ी है। कैसे एलिमेंट लेते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट, एवरी बैच सारे बच्चे लिखेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट of very small length dx at distance x from axis। मुझे चाहिए इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, उसके लिए मुझे चाहिए इसका मास dm। मेरा अभी टारगेट है कि मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, dm लिख ले, छोटा सा मास। सारे बच्चे देखना बच्चों, ये यूनिफॉर्म है, m मास है टोटल l लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में मास कैन बी से कि ये होगा। अगर यूनिट लेंथ में मास इतना है बट ये एलिमेंट का लेंथ dx है, तो यूनिट लेंथ का मास इंटू dx। देखो कितना छोटा छोटा चीज बता रहा हूं, बोल रहा हूं।
ये डीएम लिख लिया। अब मैं पूछूंगा डीआई क्या होगा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहोगे सर ये पार्टिकल है, डीएम मास है, यहां से डिस्टेंस एक्स है, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया डीआई। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, तो डीआई का इंटीग्रेशन। डीएम क्या लिख लेंगे बच्चों, एम बाई एल, डीएक्स है एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, डीएक्स। सारे बच्चे ध्यान देना, लिमिट क्या पुट करूं, ये रॉड यहां से यहां तक का है, पहला एलिमेंट अगर एक्स 0 to L. तो ये नहीं होगा, इधर का भी है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस एल बाई टू, और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस एल बाई टू। तो लिमिट पुट करोगे माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू। यहां लिख रहा हूं एमडी बैच, एकदम क्लियरली लिख लेना, एमए को लिखने की जरूरत नहीं है, ये किया हुआ है। एम बाई एल बाहर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री, अपर लिमिट L by 2, lower limit minus L by 2. If you put this value, L by 2 का square minus, sorry, cube minus L by 2 का होल क्यूब, ये माइनस आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं एम एल स्क्वायर बाई 12। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए बच्चों, अभी के अभी याद कर लो, अदरवाइज बहुत डांट पड़ेगी। रॉड का मिड पॉइंट से पास करने वाला एक्सिस, लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस में मेंशन कर रहा हूं, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये आज ही याद कर लो, जेबी बैच, सॉरी एमबी बैच